खास होगा। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के उस सियासी दांव की जो चला तो लोकसभा में गया है, लेकिन उसके केंद्र में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने ओबीसी संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास करा लिया है और अब जानकर इसे यूपी विजय का संबोधन विधेयक मान रहे हैं, क्योंकि यह दांव ओबीसी जातिगत जनगणना की मांग के बीच चला गया है। यूपी चुनाव से पहले सरकार ने चला ओबीसी आरक्षण का दांव। ओबीसी बिल ने क्यों उखाड़ दिए विपक्ष के पांव? संसद में मचे हंगामे के बीच किसने सोचा था कि संसद का पूरा सीन इस तरह से बदल जाएगा? जो विपक्ष सरकार की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो हंगामा छोड़ सरकार की हां में हां मिलाएगा। लेकिन सरकार ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का ऐसा दांव चला कि हंगामा कर रहा विपक्ष भी सरकार के समर्थन में झुक गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि सरकार ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाला जो बिल लेकर आ रही, हम उसका समर्थन करते हैं। अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। लब्बो-लुआब यह है कि केंद्र सरकार ने यूपी चुनाव से पहले लोकसभा में संविधान के 127वें संशोधन विधेयक 2021 को पेश कर दिया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। जासूसी जैसे मुद्दों पर हंगामा काट रहा विपक्ष इसका समर्थन करने पर मजबूर भी था। लोकसभा में आज केंद्र सरकार ने 127वां संविधान संशोधन किया, जिसका फायदा तमाम सारे उन राज्य सरकारों को मिलेगा जो ओबीसी लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करना चाहती थी। जाहिर तौर से बात है कि अब नए संविधान संशोधन के मुताबिक सब क्लॉज 342A के सब क्लॉज 3 के तहत तमाम सारे जो राज्य सरकार हैं वो अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगी। जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम सारी राज्य सरकार पहले इस तरीके से अपनी तरफ से लिस्ट तैयार कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब उनको झटका लगा तो उसके बाद केंद्र सरकार ने अब नया संविधान संशोधन कर दिया है, जिसके बाद तमाम सारी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकेंगी, जिससे कहीं ना कहीं उन जातियों को फायदा मिलेगा जो ओबीसी कैटेगरी में आना चाहती है। दरअसल ये बिल भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देता है। इस बिल के कानून बनने का फायदा उन राज्यों में उन प्रभावशाली जातियों को होगा जो ओबीसी आरक्षण में शामिल होने की मांग कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बिल का बड़ा असर यूपी चुनाव में पड़ेगा, या यूं कहें कि ओबीसी जनगणना की मांग के बीच ये बिल यूपी में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में ओबीसी समुदाय का चुनावी गणित पर बड़ा असर है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को ओबीसी समुदाय के लुभाने के तौर पर भी देखा जा रहा। हाल ही में मेडिकल एजुकेशन की रिजर्व सीटों में केंद्र ने ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित की थी। ऐसे में ओबीसी आरक्षण वाले इस दांव का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो क्या मान लिया जाए यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है? हालांकि ये बड़ा दांव है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पर मौन है उसे देखकर तो यही लगता है कि सरकार के इस दांव में कहीं ना कहीं दम तो जरूर। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और मुद्दे की बात में अब बात खाली हाथ बंद मुट्ठी की, तो कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सोमवार को यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का मकसद यूपी में अपने 30 साल के वनवास को खत्म करना है और इसकी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर। लेकिन प्रियंका के सामने बीजेपी को हटाने से बड़ी चुनौती एक ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करने की है जिन पर आने वाले सियासी संग्राम में दांव लगाया जा सके।
की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कांग्रेस ने बजाया यूपी का चुनावी बिगुल। बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा। तीन दशक से वनवास काट रही कांग्रेस को प्रियंका का सहारा। के टक्कर में पूरे देश की निगाहें इस वक्त यूपी पर टिकी हैं। 403 विधानसभा वाले इस राज्य को जीतने के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने पूरी जान लगा दी है। 3 दशक से यूपी में वनवास काट रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा देकर यूपी के हर जिले में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। 2 दिन का आप लोग का अभियान था, आज पहला दिन हो गया, कल दूसरा दिन। इसके बाद क्या कुछ और अभियान अगस्त में आप लोग बताए थे चलाए जाएंगे? हाँ, निश्चित तौर से कल के दिन तक हम इस भारतीय जनता पार्टी के गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए सड़कों पर आंदोलित हैं। आगे 15 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने हर गांव कांग्रेस का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ग्राम सभाओं में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, ग्राम सभा के इकाइयों का गठन के साथ साथ सरकार की नीतियों को जो विफलताएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी 1 अगस्त क्रांति का दिन और 1 स्वतंत्रता दिवस का दिन चुना है। हाँ, निश्चित तौर से इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हर वर्ग दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों को लेकर। सोमवार को अलग अलग जिलों से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आई, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कितना है पूरा देश जानता है। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डीजल 92 पार होता जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है। इसी तरह कमरतोड़ महंगाई लाई है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज हम कांग्रेस के लोग, आज किसान, आज नौजवान, आज महिलाएं, सब लोग मिलकर आज नारा दे रहे हैं कि भाजपा गद्दी छोड़ो। देखिए, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है। हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 79 साल हो गए क्रांति दिवस को। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा आज के ही दिन दिया गया था और आज के दिन कांग्रेस ने 9 और 10 दोनों तारीख को संकल्प लिया कि जो आताताई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो प्रदेश और देश दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोगों की सरकार करती, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, ये धीरे धीरे बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, सबको गरीब कर रही है। प्रियंका गांधी वड्रा के ध्वज तले संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए ये करो या मरो जैसा है, क्योंकि सच तो ये है कि यूपी में अपना भविष्य तलाश रही कांग्रेस के पास हर विधानसभा पर उतारने के लिए एक दमदार प्रत्याशी तक नहीं है। ऐसे में सिर्फ बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा देकर काम चल जाएगा ऐसा लगता भी नहीं। वहीं एक बड़ा सवाल उस पिकनिक वाली पॉलिटिक्स के ठप्पे का भी है, जिसके आरोप सत्ता पक्ष प्रियंका गांधी वड्रा पर लगाते रहते हैं। ऐसे में भाजपा से सही मायने में टक्कर लेनी है तो प्रियंका गांधी वड्रा को खुद लखनऊ में डेरा डालना ही होगा और जनता में खुद के लिए भरोसा जगाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और मुद्दे की बात में अब बात जाति वाली साइकिल की जमात वाली सीट की। अखिलेश यादव इन दिनों हर दिशा में खेल रहे हैं, या यूं कहें कि वो 360 डिग्री पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जहां बलिया में ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किया, वहीं सोमवार को पिछड़ों को साधने के लिए आदिवासी सम्मेलन भी किया। मतलब अगड़ों से लेकर पिछड़ों की राजनीति कर रहे अखिलेश 22 में फिर जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन उनके इस दावे में कितना दम है, ये रिपोर्ट में देखिए। साइकिल की 360 डिग्री चाल, आदिवासी सम्मेलन से क्या होगा कमाल। अगड़ों के बाद पिछड़ों की बारी, सपा ने ठोक दी सब पर दावेदारी। तो क्या मान लिया जाए अखिलेश यादव अब हर मोर्चे पर खेल रहे हैं?
क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पर सोनभद्र से आई ये तस्वीर तो कम से कम यही बताती है कि आदिवासी सम्मेलन के जरिए सपा ने पिछड़ों पर अपना दांव चल दिया है, जिसको लेकर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त आदिवासी समाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर सोनभद्र में आयोजित सपा के कार्यक्रम की सफलता अभूतपूर्व है। आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, आरक्षण, सामाजिक न्याय, विकास और इंसाफ के संघर्ष में समाजवादी हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे। इस ट्वीट के जरिए अखिलेश ने साफ कर दिया कि जहां तमाम राजनीतिक दल सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, वहीं अखिलेश अगड़ों से लेकर पिछड़ों तक पर अपना दांव चल रहे हैं। अब जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव यूपी में अपनी रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि जहां उनकी नजर आदिवासी सम्मेलन से पिछड़ों पर है, वहीं ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं। वहीं इन सब के बीच उनकी नजर चुनावी मझधार में नैया पार लगाने वाले निषादों पर भी है। एक तरह से अखिलेश हर मोर्चे पर अपने विरोधियों को चित्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जबकि यादव और मुस्लिम तो हमेशा से सपा के एजेंडे में रहते ही हैं। और यही वजह है कि जहां भी वो जा रहे हैं 400 सीट जीतने का दावा ठोक रहे हैं। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं, लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा था। अब अखिलेश की इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साइकिल यात्रा से जो जोश अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं में भरा और जो नतीजे पंचायत चुनाव से बाहर निकल कर आए, उससे एक बात साफ है कि यूपी में सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात घोटाले पर मचे घमासान की। 30,000 करोड़ के घोटाले को लेकर इस वक्त यूपी की राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर आरोप लगाए, लेकिन महेंद्र सिंह इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं और अब संजय सिंह और महेंद्र सिंह के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। 1,20,000 करोड़ उन्होंने कहां से निकाला है, जो 100% झूठ है, मिथ्या है। यूपी में 30,000 करोड़ के घोटाले पर घमासान। संजय सिंह के सवाल, महेंद्र सिंह के जवाब। क्या है जल जीवन मिशन में घोटाले का सच? यूपी में अपना सियासी भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से घोटाले का बम फोड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन संजय सिंह और यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बीच अब सियासी जंग छिड़ गई है। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की। 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। पता नहीं हमारे बुद्धिजीवी सांसद को कहां से यह सपना आया है। 1,20,000 करोड़ उन्होंने कहां से निकाला है। फिलहाल हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई फिगर नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 15,000 करोड़ रुपए का जो हमारा DPR बना, टेंडर हुआ, प्रोसेस किया गया, वहां पर काम प्रारंभ हुआ और बाकी यूपी में हम लोग पैनलाइज करके पैनल बना करके काम अभी उसका DPR वगैरह तैयार हो रहा है। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक ऐसी कंपनी को टेंडर देने का हवाला दिया गया जो कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है,
जबकि महेंद्र सिंह की माने तो संजय सिंह के आरोप पूरी तरह से फर्जी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी को जल शक्ति मिशन के तहत काम दिया वो किसी भी राज्य में ब्लैक लिस्टेड नहीं। जो कंपनी इतने राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी, जो कंपनी इतने राज्यों में घटिया पाइप देने के लिए चिन्हित की जा चुकी, उसको भगाया गया, उस कंपनी को आदित्यनाथ जी का सबसे करीबी मंत्री हजारों करोड़ रुपए का ठेका क्यों दे रहा है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि 8 राज्यों में रिजेक्टेड कंपनी को हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। मैं आपसे फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर एक हफ्ते में इसकी सीबीआई या सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच नहीं हुई तो उनकी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक तरीके से संजय सिंह और महेंद्र सिंह में सियासी वॉर छिड़ चुका है। आपको बता दें कि यह पूरी लड़ाई रश्मि मेटलिक कंपनी को लेकर है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमीशन से लेकर 30,000 करोड़ के घोटाले के संगीन आरोप जड़ दिए हैं, जबकि महेंद्र सिंह ने इन्हें बेबुनियाद बताया है। अब दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात अब प्रधानमंत्री मोदी की किसानों को दी किसान निधि सम्मान की 9वीं किस्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ किसानों को सौगात दी और करीब 19,500 करोड़ किसानों को दिए, लेकिन विपक्ष किसानों के सम्मान को उनका अपमान बता रहा है। आखिर क्यों? चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 10 करोड़ किसानों को पीएम मोदी की सौगात। क्या बनेगी अन्नदाता की हर बिगड़ी बात? सरकार का सम्मान विपक्ष को क्यों लगता है किसानों का अपमान? प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि सम्मान के तहत देश के करीब 10 करोड़ किसानों को 19,500 करोड़ की सौगात दी। ये किसान निधि सम्मान की 9वीं किश्त थी, जो 9 अगस्त को ठीक 12:35 पर सीधे किसानों के खाते में गिरी। जिन किसानों को ये सौगात मिली उसमें 2 करोड़ 36 लाख किसान यूपी के भी हैं। देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए मिले। हर साल सरकार ऐसी 3 किश्तें देती है, मतलब साल का 6,000 रुपया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे किसानों के हालात सुधरे हैं? क्योंकि इसी सवाल को लेकर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। सोमवार को जब किसान सम्मान निधि की किश्त जारी हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए जमकर निशाना साधा और गन्ना मूल्य भुगतान से लेकर तीनों कृषि कानून की वापसी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी। मतलब सरकार हो या विपक्ष, सबके एजेंडे में किसान ही हैं। लेकिन विपक्ष के चश्मे से जो किसान दिखते हैं वो सरकार को नजर नहीं आते, और सरकार के चश्मे से जो किसान दिखते हैं वो विपक्ष को नजर नहीं आते। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या किसानों पर सरकार और विपक्ष की अलग अलग परिभाषा है?
क्योंकि ये हाल तब है जब चुनाव शुरू भी नहीं, और तब क्या होंगे जब यूपी में सियासी घमासान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज पानी के लिए तरस रहे उस जिले की जिसका बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां कहने को बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन एक स्याह सच ये है कि यह जिला अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्य द्वार की है। ये तस्वीर उस जिले की है जहां से देश की राजधानी की सीमाएं सटती हैं। ये तस्वीर उस गाजियाबाद की है जहां से गंगा यमुना जैसी नदियां ही नहीं बल्कि हिंडन जैसी नदी भी बहती है। लेकिन इतनी नदियां होने के बाद भी गाजियाबाद का एक इलाका ऐसा है जो रेगिस्तान बना है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ नगर निगम भी बेबस है। गाजियाबाद के विजयनगर के वार्ड नंबर 26 में, जहां पर आजकल लोगों को पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो पानी का वाटर लेवल है वो 350 फुट पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बोरवेल नगर निगम ने लगाया हुआ। अब यहाँ पर बड़े बड़े बोरवेल लगाए जा रहे हैं जिसके सहारे यहाँ पर पानी निकल रहा है। लोगों का क्या कहना, लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा चुन्नू लाल है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि पंप लगे हुए हैं, पानी इतना पूरा उठा नहीं रहे हैं। वाटर लेवल 3-3.5 पे पहुंचा हुआ है। परेशानी तो है ही जी, यहाँ पे 2-3 महीने चलता, बंद हो जाते हैं, फिर ठीक करा देते हैं, हो जाते हैं ठीक। पानी यहाँ से सब खरीद के मोल की पानी पीते हैं। वार्ड नंबर 26 के हर मोहल्ले में गलियों के मुहानों पर करोड़ों की लागत से 2-4 नहीं बल्कि करीब 60 बोरवेल निगम ने लगा रखे हैं। सैकड़ों की संख्या में हैंड पंप भी लगे हैं, लेकिन वाटर लेवल लगातार घट रहा। हालात ये हो चुके हैं कि 350 से 400 फीट तक नीचे पानी पहुंच चुका है, और ऐसा सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस शहर में गंगा यमुना और हिंडन जैसी बड़ी नदियां हों, वहां लोग पानी के लिए तरसे तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। यह गाजियाबाद का वो इलाका है जो 1857 जैसी क्रांति का गवाह बना। दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं की जन्मस्थली रहा। लेकिन आज का सच ये है कि ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा और चीख चीख कर ये कह रहा है कि कोई तो उसे रेगिस्तान बनने से बचा ले। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा।